वेलकम क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडेक्स नंबर के अंदर टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद है आप लोगों ने होमवर्क भी अच्छे से किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया इंडेक्स नंबर, जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। क्योंकि हमारे पास 4 टाइप के इंडेक्स नंबर थे: प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सीबीआई और एफबीआई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की। तो यहाँ मैंने हेडिंग डाली है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर। अब ये कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, आइए पहले इसके मीनिंग के ऊपर चर्चा करें। देखिए क्लास, आपने प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा था, मैं उसी से इसकी डेफिनेशन ड्राइव कर दूंगा। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर में पढ़ा था कि अगर किसी कमोडिटी की कीमतों में करंट ईयर में एज कंपेयर टू बेस ईयर कितने परसेंट चेंजेस आए हैं, इट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एज कंपेयर टू बेस ईयर करंट ईयर प्राइजेस में कितने परसेंट चेंज आए हैं, इसे कैलकुलेट करना, इसे इवेलुएट करना क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स कहलाता है। और कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? तो कंज्यूमर इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उससे कंज्यूमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, उसकी जेब के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसे कैलकुलेट करना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। लेट मी रिपीट अगेन, मैंने क्या कहा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होने की वजह से एक कंज्यूमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसे कैलकुलेट करना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, अगर प्राइस बढ़ता है या किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो कहीं ना कहीं उस कमोडिटी को खरीदने वालों के ऊपर कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या अफेक्ट पड़ रहा है, इसे कैलकुलेट करना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो आई होप कि मीनिंग आपको समझ में आया होगा। आइए पहले इतनी मीनिंग को हम लिखते हैं। तो मैंने बोला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर explain the effect of change in price of a commodity on a standard of living of a consumer ओके। तो मैंने लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंज्यूमर। यानी ये हमें बताता है कि कंज्यूमर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, उसके जीवन स्तर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के चेंज होने की वजह से। ठीक है, अब इसे इवेलुएट कैसे करते हैं, इसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है। इट्स डिनोटेड बाय CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय CLI यानी कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर। तो CPI और CLI ये इसके दो सिंबल होते हैं, CPI CLI। ठीक है, और अब इसे निकाला कैसे जाता है, तो मैं आपको बताऊं क्लास, इसको निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड बने हुए हैं। सर कौन कौन से? बेटा पहला मेथड है हमारे पास
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा मेथड है हमारे पास फैमिली बजट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? फैमिली बजट मेथड। तो इसमें मैं आज आपको पहले तो ये सारे मेथड लगाना सिखाऊंगा, दोनों ही मेथड सिखा दूंगा कि एक्सपेंडिचर मेथड कैसे लगाते हैं और फैमिली बजट मेथड कैसे लगाते हैं। फिर अगली क्लास इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, वो भी डिस्कस किया जाएगा, यानी एटलीस्ट 2 क्लासेस तो इसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के 2 मेथड है, एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। मैं आपको पहले फॉर्मूले समझा दूं, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बराबर होता है सिग्मा P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यानी बिल्कुल वही मेथड जो लास्ट पेयर का होता है ना, अगर आप गौर से देखें तो लास्ट पेयर में ही ये फॉर्मूला होता है। तो ये CPI का टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। और फैमिली बजट का थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है। CPI बराबर होता है सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ये फॉर्मूला है सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, जिसमें R का मतलब क्या है? R का मतलब है रिलेटिव या रिलेशन कह सकते हो आप। ठीक है, और ये बराबर होता है P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी P1 बटे P0 करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो तुम्हारे पास R आ जाएगा। और W का मतलब होता है वेट, W का मतलब होता है वेट या वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, W का मतलब वेट भी है, W का मतलब वैल्यू भी है, और W का मतलब एक्सपेंडिचर भी है। अगर मान लीजिए कभी एक्सपेंडिचर का कॉलम दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि टेबल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑलरेडी एक्सपेंडिचर का कॉलम दे रखा होता है। तो अगर एक्सपेंडिचर का कॉलम दे रखा है तो समझ जाना कि वो हमारा वेट है। और ये कैसे निकालते हैं? तो वेट बराबर होता है P0 इंटू Q0। अब P0 इंटू Q0 क्यों कर रहे हैं, आप दिमाग लगाइएगा, अपने आप फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो। मान लो क्लास, एक कंज्यूमर है जिसका नाम है मिस्टर राम। ओके, और वो राम क्या करता है, उसने 2 रुपए वाले लेटेस्ट एज्यूम 5 पेन खरीदे। तो जरा दिमाग की बत्ती जलाइए, उसने 2 रुपए वाले 5 पेन खरीदे तो उसकी जेब पर कितना इफेक्ट पड़ा, यानी उसकी जेब में से कितने रुपए निकल गए, उसकी जेब पर कितना वेट पड़ा। तो कॉमन सेंस है कि सर 10 रुपए का वजन पड़ा, क्योंकि 2 रुपए का एक पेन है, उसने 5 पेन खरीदे तो उसे अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के देना पड़ेंगे, यानी उसकी जेब के ऊपर 10 रुपए का इफेक्ट पड़ा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो 10 रुपए हैं ये आपने कैसे निकाला, ये प्राइस को और क्वांटिटी को इनटू करके निकाला, और ये वेट है, इसलिए जो वेट होता है वो बराबर होता है P0 इंटू Q0। यानी बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे से ही 2 फॉर्मूले हैं। एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसमें हम लोग सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 का यूज करते हैं, और दूसरा है फैमिली बजट मेथड जिसके अंदर सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W का यूज करते हैं। बस R का मतलब पता होना चाहिए। R बराबर होता है P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाय 100, और W बराबर होता है वेट, वैल्यू या एक्सपेंडिचर, कुछ भी नाम इसका हो सकता है, और W बराबर होता है P0 इंटू Q0, यानी एक कंज्यूमर की जेब के ऊपर कितना वेट पड़ रहा है, कितना अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब सवाल कराने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ रिमार्क्स दे रहा हूँ। रिमार्क्स का मतलब होता है पॉइंट टू रिमेंबर, या कुछ ऐसी बातें जो आपको हेल्प करेंगी सवाल करने में। सबसे पहली बात देखिए, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। इस पे क्वेश्चन आने का सबसे पहला तरीका जो कि मैंने बहुत बार पेपर में देखा है, वो खाली इतना बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, दे नेवर से अबाउट द मेथड। यानी वो ये नहीं बताएंगे कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, ठीक है, या आपको फैमिली बजट मेथड लगाना है, वो ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, मेथड का नाम इसमें बहुत कम केसेस में बताया जाता है। तो उस टाइम पर आपको कैसे पता चलेगा कि मेथड क्या है?
तो जो इंफॉर्मेशंस गिवन होती है उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा। लाइक ये जो फैमिली बजट मेथड है इसमें वेट की जरूरत होती है, तो अगर सवाल में वेट गिवन हो तो समझ जाओ कि आपको फैमिली बजट मेथड लगाना है। और अगर वेट गिवन नहीं है, नॉर्मल प्राइस एंड क्वांटिटी दिया हुआ है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आप यूज कर सकते हो। यानी वी आइडेंटिफाई method on the given informations, यानी जो भी इंफॉर्मेशंस हमें गिवन होती हैं उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेथड का पता लगाते हैं, क्योंकि मेथड कई बार इन केसेस में गिवन नहीं होता। दूसरी बात, कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो क्वेश्चन आता है वो दोनों मेथडों से एक ही क्वेश्चन आता है। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे वो आप लोगों को, और उस लॉन्ग क्वेश्चन को बोलेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी करो और फैमिली बजट मेथड से भी करो, दोनों मेथड से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यानी बोथ मेथड बेस्ड क्वेश्चन, तो दोनों मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने पेपर में आते हुए देखे हैं। तो ये दो बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि पहली बात कि या तो मेथड का नाम नहीं देगा, और अगर मेथड का नाम नहीं देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हो सकता है कि वो एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने के लिए दे दे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दोनों मेथड से एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी करना है और फैमिली बजट मेथड से भी करना है। मान लो क्लास हमारे पास सवाल आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग, और आपको यहां पर मेथड का नाम लिख के दे दिया। नंबर 1, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेटा जी एक बात पहले दिमाग में डाल लो, ये एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है। एग्रीगेटिव का मतलब भी टोटल होता है, तो घबरा मत जाना कि एग्रीगेटिव मेथड आ गया। दूसरा उसने बोला फैमिली बजट मेथड, यानी एक सवाल में आपको दोनों मेथड उसने बोले हैं। और इस तरीके से ये सवाल होता है। ये सवाल थोड़ा लंबा होता है, लंबा मीन्स इस सवाल में जो इंफॉर्मेशन होंगी ना वो ज़्यादा होंगी। लेकिन ज़रा यहाँ पर एक बात को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर तो वो लिख देगा आइटम्स, एक साइड वो आइटम्स लिख के देता है, एक साइड क्वांटिटी दे दी उसने, क्वांटिटी 2004, एक साइड दे दिया उसने प्राइस 2004 और प्राइस 2008। ये देख लीजिए, ये कॉलम हमें मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। आइटम का नाम वो ABCD करके नहीं देंगे, वो पूरा लिख के देंगे कि क्लोथ है, ऑयल है, क्या क्या चीजें वो सब देंगे। लेकिन मैं पूरा वो नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्वांटिटी दे दी मान लीजिए 4, 5, 3, 2, 1, 2। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये जो क्वांटिटी गिवन होती है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर, इसमें पीछे ना क्विंटल, किलोग्राम, लीटर, मीटर ये सब लिखा हुआ होता है, तो इन्हें इग्नोर करना है। कहीं आप इसमें हो जाए कि इतनी सारी क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है, तो इसमें घबराना नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में हमेशा हमेशा जो आइटम यानी जो गुड्स होंगे, लाइक क्लोथ, ठीक है, इसमें शुगर, वीट, राइस, इस तरीके से आइटम होंगे, और उसके साथ में जो उसकी क्वांटिटी होगी वो किलोग्राम, लीटर, मीटर, क्विंटल ऐसे होगी। तो उनका कोई यूज नहीं होता, आपको खाली डेटा पिक करना है। और प्राइस 2004 का लेट अस अज्यूम 10, 20, 30, 40, 50, 60। प्राइस 2008 20, 60, 30, 40, 150, 120। तो ये देख लीजिए, ये हमें प्राइस 2008 का भी मिल गया है। अब इसमें हमें उसने बोला है कि दोनों मेथड से क्वेश्चन करना है। तो पहले देखो, ये तो हो गया हमारा क्वांटिटी Q0, ये प्राइस P0 और ये प्राइस P1।
जब भी क्वेश्चन दोनों मेथड से आए तो इसके अंदर मैं एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आगे चलकर आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले मेरी बात समझ लो कि दोनों में से कौन सा मेथड पहले लगाना है। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड पहले लगाना है, क्योंकि अगर तुमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पहले लगाया तो ऑटोमेटिक फैमिली बजट मेथड में कुछ चीज़ें हमें इधर से ही मिल जाएंगी जो हमें हेल्प करेंगी आगे करने में। ठीक है, तो आपको पहले दो कॉलम बनाने हैं, P0 Q0 P1 Q0, यानी प्राइस को दोनों को क्वांटिटी से इंटू कर देना है। तो 4 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 40, 5 दूनी 10, 100, 3 तिया 9 90, 80, 50, 120। तो ये देख लीजिए मैंने P0 Q0 को इंटू कर लिया है। इसके बाद P1 Q0, ये रहा P1, ये रहा Q0, तो ये हो गया मेरा 80, इंटू करेंगे 6 पंजे 30, 300, 90, 80, 50 और एक सेकेंड, ये हो गया 80 और इसको करेंगे तो 150 और 2 से इंटू करेंगे तो ये 240 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने P0 को Q0 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद पहला मेथड आप अपना कैरी करिए, उसे अप्लाई करिए पूरा। तो इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया 0, 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 को जोड़ेंगे 26, 26 और 8 को जोड़ेंगे तो 34 का 4, हासिल लगा 3, 3 3 9, 10 11 12, तो ये 1240 आ गया। ये 0 4 9 13, 13 और 8 को जोड़ेंगे 21, 21 और 7 को जोड़ेंगे तो 28, हासिल लगा 2, यानी 480 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक बार टोटल दोबारा चेक कर लेते हैं, 0 13 और ये 21 और 7, 21 7 28, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 480 टोटल आ गया। अब जैसे पहले हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, पहले हम लगा रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो हमारे पास है, फॉर्मूला आपको पता ही है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आइए पहले P1 Q0 डालें, तो P1 Q0 1240, P0 Q0 480 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल आराम से। तो देखिए मैं सॉल्व रफ में आपको करके दिखा देता हूँ। 1240 अपॉन में 480 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 एकम 4, 4 तीन 12 और ये 25, 25 एकम 25 का 5, हासिल लगा 2, 25 तिया 75 और 2 77 बटे 3, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, तो ये आ गया मेरे पास 258.3, 258.3 आ गया क्लास हमारे पास। तो आप लोगों को अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप आराम से अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, तो 258.3 आ गया है। अच्छा, अब ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसी क्वेश्चन को फैमिली बजट से करना है, तो मैंने क्यों दो क्वेश्चन, एक ही मेथड दोनों क्वेश्चन से आए, तो उसे कैसे करना है उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक तुम्हें बतानी थी। तो देखो उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आर, और आर क्या होता है, P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना। तो अब ये देखो, ये रहा P1, ये रहा P0, P1 को ऊपर रखना है, P0 को नीचे रखना है और 100 से इंटू करना है। ठीक है, तो 20 बटे 10 इंटू 100 करेंगे तो 200 आएगा। तो मैं यहाँ आर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये 300 आएगा, इसको करेंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा, ये 300 आएगा और इसको करेंगे तो 200 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, P1 बटे P0 मैंने ऐसे डेटा लिए हैं जो जल्दी कैलकुलेट हो रहे हैं, तो इसलिए आर आ गया। अब हमें W निकालना है, तो W निकालने की ज़रूरत नहीं है सर, क्यों, क्योंकि जो W होता है ना क्लास, वो आपका होता है P0 Q0, तो यही W नहीं हो गया, क्योंकि P0 और Q0 आपने निकाला हुआ है
तो ये P0 Q0 ही W है। अब R को W से इंटू करके RW निकालेंगे, तो ये रहा R, ये रहा W, इसे इंटू करना है। लेकिन मैं एक अपनी शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं, बिल्कुल मेरी प्योर अपनी ट्रिक, अपनी इजाद करी हुई ट्रिक है कि आपको R और W इंटू करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड का जो आंसर होता है ना, वो डिजिट टू डिजिट मैच करता है। और ये बात दिमाग में डाल लो अपने कि अगर तुम्हारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर अलग आ रहा है और फैमिली बजट मेथड से आंसर अलग आ रहा है, तो यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि ये एक एक पॉइंट के बाद भी डिजिट इसकी मैच करती है ना। इसीलिए अब आपको आर और डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मेरी ट्रिक क्या कहती है कि ये जो P1 Q0 है ना, इसके पीछे बस डबल जीरो लगाते जाओ, अपने आप वही रिजल्ट आएगा जो कि इंटू करने से आता है। जैसे 300 है, 300 के पीछे डबल जीरो लगाते जाओ, ये देखिए 90 है, 90 के पीछे डबल जीरो लगाते जाओ, 80 है, 80 के पीछे डबल जीरो लगाते जाओ, और जैसे 150 है तो 150 के पीछे डबल जीरो लगाते जाओ, और ये डबल जीरो और 4 और 2। बेशक आप मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर हम इसको ये देखिए, ये रहा डब्लू और ये रहा आर, आर और डब्लू को इंटू करो, 4 दूनी 8, 8,000 ही आएगा। 100 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 30,000 ही आएगा। 90 मल्टीप्लाई 100 करेंगे 9,000 ही आएगा। तो बेवकूफ़ लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको जो ट्रिक बताई, अगर मान लो आपका आर डेसिमल में भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कई बार आप जब P1 बटे P0 इंटू 100 करेंगे तो आर आपका डेसिमल में भी हो सकता है। तो अगर वो डेसिमल में भी है तो क्या होगा, आपको P1 Q0 के पीछे ही डबल जीरो लगाना है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि जब डेसिमल में होता है, जैसे मान लो 133.333333 आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या लिख लेते हैं 133.3 खाली, और फिर जब हम इंटू करते हैं आर और डब्ल्यू से तो हमें लगता है कि ये तो अगर अलग आ रहा है, डबल जीरो लगाने से नहीं आ रहा। तो वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप लोग सारी डेसिमल के नंबर यूज नहीं करते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो आर है कई बार यहाँ डेसिमल में आएगा। जैसे मान लो आर आ गया 133.3 आ गया सपोज, अब 133.333333 आ रहा था आपका आर, लेकिन आपने तो खाली एक ही डेसिमल लिया। अब आप आर को डब्ल्यू से इंटू कर रहे हो तो कुछ अलग आ रहा है, और मैंने जो ट्रिक बताई उसमें डबल जीरो लगाने से कुछ अलग आ रहा है। तो कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि ये ट्रिक गलत तो नहीं है, तब भी आपने यही करना है, किसके पीछे डबल जीरो लगाना है। रीजन, बिकॉज आप सारे पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सारे पॉइंट यूज करें तो ऑटोमेटिक आपकी वही रिजल्ट आएगा जो डबल जीरो लगाने से आ रहा है। तो मेक श्योर जब भी आपको आर और डब्ल्यू को इंटू करना हो तो इसके पीछे डबल जीरो लगा सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब एक क्वेश्चन दोनों मेथड से आए। अगर एक क्वेश्चन इंडिविजुअल एक मेथड से आ रहा है तो थोड़ी लगा पाओगे, इसीलिए ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल जो है वो आएगा 12400, यानी इसका टोटल भी यही आएगा, पीछे डबल जीरो लग जाएगा बस। अब आ जाइए, लगाना है हमें कौन सा मेथड, फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली अगर बजट मेथड हम इस्तेमाल करें तो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास CPI बराबर सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो ज़रा चेक करिए आर डब्ल्यू का टोटल कितना है और डब्ल्यू का टोटल कितना है। तो 1200, ये 1240 और पीछे 2 जीरो हैं, और डब्ल्यू का टोटल 480 है। तो ये देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1240 और पीछे 2 जीरो डिवाइडेड बाय 480, 2 जीरो, जीरो से जीरो काटा, इसको इससे काटिए, कितना आ गया भाई 258.3, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये था हमारा फैमिली बजट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से अगर कंबाइंड क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है रिगार्डिंग ट्रिक तो मत करो भाई ट्रिक, आप डब्ल्यू और आर को इंटू कर लेना। भाई आर और डब्ल्यू को इंटू ही तो करना है, तो आप आर डब्ल्यू इंटू कर लेना। तो एज यू विश, जैसा आपका मन करे कर लीजिए। बाकी ट्रिक हमेशा एक ऐसी होती चीज जो कहीं फेल नहीं होती, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये फेल कहीं नहीं होने वाली।
आइए, अभी तक हमने ये देखा कि एक क्वेश्चन दोनों मेथड से आया तो हमने कैसे किया। अब क्वेश्चन अगर आ जाता है और खाली क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है और वो मेथड का नाम नहीं बताता, तो उस केस में हमें मेथड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे हम मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं, आइए एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करें। जैसे मान लीजिए क्लास हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, और आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे दी। अब देखिए ऊपर उसने खाली इतना बोला है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, बट उसने मेथड के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी है। तो देखिए इस तरफ तो वो आपको गुड्स लिख के देगा, मान लो गुड्स ए बी सी डी कुछ भी दे दिया, और इस तरफ दिया हुआ है वेट, वेट 4 6 2 4, और दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है प्राइस 2004 का, प्राइस 2008 का। ठीक है, प्राइस दे दिया मान लो 2 6 10 20 4 12 30 60, ये हमें प्राइस दे दिया। और अब दिमाग की बत्ती आपको खुद जलानी है कि इसमें कहीं भी उसने मेथड का नाम मेंशन नहीं करा, लेकिन एक होशियार बच्चा अपने आप समझ जाता है कि सर इसमें वेट गिवन है, और जब किसी क्वेश्चन में वेट गिवन होता है तो वेट मतलब डब्लू, और डब्लू किस फॉर्मूले में होता है, ये डब्लू होता है फैमिली बजट मेथड में। तो यानी यहाँ फैमिली बजट मेथड अप्लाई करना है। तो फैमिली बजट मेथड में ये देखिए, ये प्राइस P0 है, ये प्राइस P1 है। हमें पहले R चाहिए, R होता है P1 बटे P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चों एक बात और बता दूं, इस R को हम इंडेक्स बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। R का मतलब एक तो रिलेटिव होता है, ये भी बताया मैंने कि इसे रिलेटिव बोलते हैं, लेकिन इसी को दूसरे शब्दों में इंडेक्स भी बोलते हैं। तो याद रखना R मतलब रिलेटिव या इंडेक्स होता है। अब P1 बटे P0 इंटू 100 करना है, तो P1 4 बटे ये करेंगे तो 200 आएगा, ये आएगा हमारा 200, ये 300 और ये 300, ये R आ गया। अब R और W को इंटू करेंगे यानी RW निकालेंगे, तो 4 और 2 800, 6 दूनी 1200, 600 और 4 3 1200। ठीक है, टोटल कर लीजिए कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 3800 आ गया। और W का टोटल कितना है, 6 4 10 और 16 आ गया है हमारे पास। अब ये देख लीजिए फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड इज इक्वल टू CPI बराबर सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, यानी 3800 डिवाइडेड बाय 16। अब कट कर लो, तो 16 दूनी 32, कितने बचे जी, 6, और 16 तीन 48, बचे कितने जी 12, और 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112, तो लगभग 237.4 आएगा, यानी हमारा आ गया 237.4। तो दिस इज योर आंसर। यानी इस तरीके से आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जो भी मेथड लगता है कि इसमें लग रहा है वो अप्लाई कर देना है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको बोलेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, अब वो मैं नहीं लिख रहा कि फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, और साथ में वो इस तरीके से चीज़ें दे देगा। गुड्स, ध्यान से समझना, ये बहुत मेन है, बहुत मेन, क्योंकि 3 4 नंबर में आजकल ये क्वेश्चन खूब आ रहा है। यहाँ लिख के दे देगा वो वेट, वेट दे दिया मान लो 2 4 6 8, और इधर लिख के दे देगा इंडेक्स, बस इंडेक्स लिख के दे देगा ऐसे 10 20 30 40, और बोलेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है वेट W हो गया, और W हो गया तो अब R चाहिए, और R क्या होता है P1 बटे P0 इंटू 100, लेकिन इसमें तो P1 नहीं है,
इसमें तो P0 नहीं है, तो अब क्या करें? तो बेटा वो आपको इंडेक्स वर्ड जो दे रहा है, इस इंडेक्स का मतलब ही तो क्या होता है? आर होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि आर का मतलब रिलेटिव भी है और आर का मतलब इंडेक्स भी है। तो अगर खाली इंडेक्स दे दे तो प्राइस P0 और प्राइस P1 के चक्कर में मत रहना, समझ जाना कि इसमें आर गिवन है। और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होगा? आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो 20, 80, 180, 32। अब इसका टोटल कर लो तो ये हो गया 400, 500, 600। इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया 10 और 10 20। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर CPI बराबर सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी 600 डिवाइडेड बाय 30। जीरो से जीरो कट करा, इससे कट किया तो 30 आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ वैरायटीज और भी हैं, लेकिन बच्चों एक ही दिन में सारी वैरायटी कैसे दे दूं? पहली बात तो आपको कितना क्लियर हुआ है जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना? तो इसमें कुछ मिसिंग वाले सवाल, एक आता है इनकम का क्वेश्चन निकालना। मतलब एक कंज्यूमर की इनकम दे देते हैं और बोलते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो, अब उसकी इनकम को कितना और बढ़ाना चाहिए जिससे उससे कोई इफेक्ट उस पर ना पड़े। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज आपका होमवर्क है कि आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के जितने भी सॉल्व और जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हो वो सारे ट्राई करने हैं, एक्सेप्टिंग मिसिंग वाले क्वेश्चन। हाँ, जो मिसिंग वाले हो वो मत करना, जो आपके डाउट हो वो मुझे बता देना, फिर हम उसे अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।